तो हेलो दोस्तों, फिर जो हमारा पीछे वाला वीडियो एक पड़ा हुआ है उसको फिर कंटिन्यू थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन जो मेरा है ये मेरा कुछ आंकिक सवाल से रिलेटेड सेक्शन है। तो प्लीज़ इसको आप लोग आराम से देखिए। और इसमें कुछ सवाल को हम लोग, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सवाल हमको लग रहे हैं कि एग्जाम में आएंगे, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए हम और आप दोनों मिलकर करते हैं इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल, है ना, अर्ध आयुकाल। ठीक है, अर्ध आयुकाल दिया है बेटा, प्लीज आप समझिए, अभी आप लोग खुद लगा लोगे, टेंशन मत रखिए प्लीज। अर्ध आयुकाल 60 मिनट है। तो जब अर्ध आयुकाल करे तो अर्ध आयुकाल को हम किसे दिखाते हैं? अर्ध आयुकाल को हम दिखाते हैं टी हाफ से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि दिया है, यहाँ आप लोग लिख देंगे दिया है अर्ध आयुकाल टी हाफ। ठीक है, टी हाफ लिख दे रहे हैं। तो टी हाफ मेरा कितना है? अर्ध आयुकाल 60 मिनट, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कितने समय में अपक्रिया का 90 क्या लिखा है, कितने समय में अपक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगा। अच्छा बताइए, कोई भी चीज 100% होता है तो 90% वो पूर्ण हो जाएगा कितना समय में? हमको नहीं पता है कि कितने समय में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, बात को प्लीज अच्छे तरीके से समझिएगा। कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगा? अच्छा बताइए, 90% जब पूर्ण हो जाएगा तो बताइए कितना बचेगा? भाई 100% हर एक चीज होता है, तो 90% अगर पूर्ण हो जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? तो आप कहेंगे सर 10% बचेगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, 10% बचेगा। आप कह रहे हैं ना कि 90% अगर पूर्ण हो जा रहा है तो 10% बचेगा। तो वही चीजें मैं कह रहा हूँ कि इसको जो जो यहाँ पे दिया रहेगा, ट्रिक है ये, ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ट्रिक आप लोगों को, ये ट्रिक कहीं भी अप्लाइएगा, आप लोगों को यहाँ पे सफलता मिलेगी। देखिए क्या कह रहा हूँ, 90% पूर्ण हो जाएगा, तो 90% पूर्ण हो जाएगा तो यानी कितने परसेंट बचा? तो कहेंगे अब 10%, क्योंकि 90 और 10 100% होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यानी कि ए माइनस एक्स ये आपके पास कितना बचा? 10%। अब ये मत कहिएगा कि ए माइनस एक्स आपने क्यों लिखा। ए माइनस एक्स मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 100 में से 90%, देखिए टोटल ए मतलब ये जो ए लिखा है बेटा, इसका मतलब कितना? 100, और माइनस यक्स का मतलब 90%, तो 100 में से 90% घटेगा तो 10% आएगा। बस इतना ही मुझे बताना है। आप सवाल आपके हाथ में है, देखिए कैसे। अब कह रहा है कितने समय में ना, कितने समय में, तो फिर से पूछा कि कितने समय में, तो मतलब कि मुझे टाइम पूछ रहा है ये। देखिए ये दूसरा टाइम है, ये अर्ध आयुकाल है बेटा। और यहाँ पर क्या है, कितने समय में, तो टी, मान लीजिए कि टी समय में। अब टी का मान मुझे ज्ञात करना है, टी का मान मुझे ज्ञात करना है। बहुत अच्छा, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग खुद एकदम आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए बस आपको सूत्र याद कर लेना है कि के बराबर, देखिए बेटा, के बराबर, आप प्लीज समझिए, यहाँ होता है 0.693, 0.693 बटे, देखिएगा यहाँ पे टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ, है ना, टी हाफ 1/2 इसको लिखते हैं, टी हाफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हो गया बेटा कि आपके पास में 0.693 ये दिया हुआ है, और टी हाफ का वैल्यू आपके पास में, यहाँ देखिए टी हाफ का वैल्यू 60 मिनट दिया है, तो यहाँ पे 60 से भाग कर देंगे। तो जब 60 से भाग करेंगे बेटा, मेरे प्यारे बेटो, जब इसको हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो मेरे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगा। अब इसको आप लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, इसको भाग करके देख लेंगे तो आएगा 0.0, है ना, 11, ठीक है, 5, और ये 5 है बेटा, ये 5 है, फिर ये भी 5, 0.0115, और ये क्या हो जाएगा, ये मिनट है, मिनट इनवर्स। ये के का मान आया बेटा, प्लीज ये के का मान आया। आप कहेंगे कि सर आप ये क्या लाए हैं, आप के का मान क्यों लाए हैं? तो बस आप लोगों का हो चुका है, सवाल हो चुका है, बस थोड़ा सा मुझे इरेज कर लेने दीजिए। देखिए कैसे, प्लीज हल्का सा समझिए ना आप। हम, मुझे पता है, मैं भी आप ही की तरह रहता था, तो हमको पता है कि किस तरीके से आता है ये वैल्यू। देखिए के का मान निकल चुका बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, के का मान मैं निकाल चुका हूँ। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए जो के होता है, के, तो के बराबर होता है, सूत्र होता है 2.30
देखिए 303, ठीक है, बटे टी होता है, ठीक है। और लाग होता है हमारे पास में, लाग क्या होता है बेटा, लाग, और बेस में 10 होता है। अच्छा, ए अपान ए माइनस एक्स, ये हमारे पास होता है यक्स है बेटा, ये यक्स है। तो देखिए आप, के का मान हमको पता था पहले ही कि के का मान आखिरकार में मुझे रखना पड़ेगा, के का मान, तो इसलिए मैंने ये मान निकाला है। तो कितना के का मान है बेटा, 0.1155, ये हो गया। 2.303, ये मेरे पास में पहले से ही इसका वैल्यू है। और मुझे पता करना कि कितने टाइम में, तो यही टी का मान हमें पता करना है। लाग मेरे पास बेस 10 है, और ए का मान मेरे पास में पूरा पूरा 100 है। ये कितना होता है, शुरुआती वाला इतना जितना वैल्यू होता है, अब अपने आप हर एक चीज 100% होता है। कितना परसेंट बचा हुआ है बेटा, ए माइनस एक्स का मान कितना बताए हैं, ए माइनस एक्स का मान आप लोग को बताए हैं 10 बचा था, तो 10 दहाई 100 होता है, तो लाग 10 हो गया। यहाँ क्या हो गया बेटा, लाग 10, तो लाग 10 का मान कितना होता है, 1, तो लाग 10 का मान 1 होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा हम लोग क्या समझ गए, हम लोग समझ गए बेटा 10.0115 है ना, और गुड़े गुड़े ये टी, ये जो टी दिख रहा है नहीं, ये टी इधर ला देंगे, बराबर कितना मेरे पास है, 2.3 है ना, 03, ये मेरे पास है। क्योंकि मैंने कहा लाख 10 का मान 1 होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। अब टी का मान हमें निकाल लेना है, तो टी का मान निकालेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा बेटा, टी बराबर ये हो जाएगा 2.3 है ना, 03, कोई समस्या, बटे ये कितना है बेटा, 10.0, कितना बेटा 10.0, और कितना 115 और 5। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, बस आगे मेरा आंसर भाग कर दीजिए, आगे आपका आंसर कितना आया मालूम है, इसका आंसर आया आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इसका वैल्यू आएगा 199। एक देखिए अगला मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान यानी के का मान दिया है बेटा। यहाँ पर देखिए ये है आपका 2.54 गुणे 10⁻³ सेकेंड इनवर्स पाया गया। इसके 3/4 आयु की गणना करिए, यानी कितना का हमको 3/4 कह रहा है ना, तो 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब क्या हो गया, आप लोग प्लीज समझना। 3/4 मतलब 3/4, तो 3/4 इसका, देखिए 3/4 इसका खत्म हो चुका, मतलब इसकी 3/4 आयु की गणना करिए, यानी कि 3/4 इसकी तो गई, कितना बचा होगा, यानी कि जो जितना दिया रहे, देखिए जितना 3/4 की गणना कह रहा करने के लिए, तो 3/4 थोड़ी करेंगे। अब हमारे पास में टोटल कितना होता है, टोटल वैल्यू होता है हमारे पास में 3/4 अगर खत्म हो गया तो 1/4 बचा होगा, तो जो बचा होता है उसी को लिखते हैं। तो जब 3/4 इसका खत्म हो गया तो बचा कितना, 1/4 है ना, किसका, अपने ओरिजिनल का, ओरिजिनल कितना है, ए है, तो इतना ये बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। 3/4 तो खत्म हो चुका है, जो यहाँ दिया रहे क्वेश्चन में, देखिए 3/4 दिया है, तो इसका मतलब वो चीज नहीं लिखना है, बाकी जो बच रहा है वो लिखना है, बस ये ट्रिक है। अब आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको ये मानना के का मान दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा, के का मान दिया हुआ है, तो अब क्या करें, इसको हम लोग सिंपल सा अपना फंडा यहाँ पे लगाएं, और क्या फंडा लगाएं समझिएगा ध्यान से। अगर मैं आप लोगों से ये बोल दूं बेटा कि 3/4 की गणना करना है, तो लिख देंगे हम लोग टी 3/4, क्यों, क्योंकि 3/4 मतलब 3/4, और बराबर क्या सूत्र होता है, 2.303, ये सूत्र होता है। उसके बाद देखिए भागा के होता है ना, तो के का मान कितना दिया है, 2.54, उसके बाद गुणे कितना बेटा, 10⁻³ है ना, 10⁻³ है, बहुत अच्छा। अब ये हो गया मेरे पास इतना, उसके बाद क्या होता है बेटा, लाग लगा देते हैं, फार्मूला के हिसाब से लाग लगा देते हैं। उसके बाद ये तो आपके पास में पूरा पूरा 100% है ही है, बचा कितना है आपके पास में, तो आप कहेंगे सर
यही वाला बचा है, ये जो आप बताए हैं a/4, a/4 ये बचा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसी चीज को मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको आप a से काट दे तो ये 4 ऊपर चलेगा तो log4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा। अब देखिए बेटा, आपको क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2.303 आपके पास है, और आप क्या करें 2.54 गुणे 10 पे -3 तो आपके पास है पहले से ही है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे log 4 आएगा ना बेटा, ये log 4 ऊपर चल जाएगा तो log 4 हो जाएगा। अब log 4 का मान डायरेक्ट आपको हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है 0.60 और ये 20 इतना वैल्यू होता है। अब इसको क्या करेंगे, इनको हम भाग करेंगे और भाग करके हमारा फाइनल जो आंसर आता है बेटा, अब भाग कैसे करना है, ऊपर वाले को इसको पहले गुणा कर दीजिए तो कुछ आएगा ना, जो आएगा उसमें इससे भाग कर देंगे, कितना से 2.54 गुणे 10 -3 से, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा 545.82 सेकंड, 82 सेकंड है ना, ये सेकंड है, ये 82 सेकंड है बेटा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 10.05 मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स NaOH बिलियन के कॉलम का व्यास 2 सेंटीमीटर एवं लंबाई 100 सेंटीमीटर है। बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना है, यानी कि आर का मान दिया हुआ है। कितना आर का मान है, आर का मान है बेटा, प्रतिरोध आर है कितना है 5.55 करके है ना, तो जब 5.55 करके है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बहुत आराम से लगा लेंगे सवाल, हमको पता है क्योंकि आप लोग को आता है सवाल लगाने। 5.55 इंटू 10⁻³ ये आर का मान है, ठीक है। तो कह रहा प्रतिरोधकता हमको ज्ञात कर लीजिए, मतलब कि प्रतिरोधकता का मान बताइए। तो प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं, फिर चालकता को के से दिखाते हैं, और फिर मोलर चालकता को किससे दिखाते हैं बेटा, ये ऐसे करके दिखाते हैं। अब देखिए रो का मान हम ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले चालकता प्रतिरोधकता पूछा है, तो प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट बताइए, RA/L होता है। आर का मान कितना दिया हुआ है 5.55 गुणे 10 पे पावर 3 दिया हुआ है, सही है कि नहीं है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हमको खुद बताइए, हम नहीं जानते, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पर आपके पास में ए है, ए एरिया ना है, तो एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपके पास में बहुत आसानी से देखेंगे तो ए होता है, एरिया को हम यहाँ पर लिख दे, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताइए एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान कितना है 3.14 होता है, ये 3.14, अब 3.14 होता है। और आर का मान कितना है, आर आपका है, देखिए आर मतलब त्रिज्या, तो व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो वो 1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इस 3.14 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3.14 का 1 में गुणा होगा तो 3.14 ही रहेगा, यानी कि जो मेरा एरिया आया वो 3.14 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गुणे कर देंगे, गुणे कितना लिख देंगे बेटा 3.14 लिख देंगे, और बटे यल मतलब लंबाई, तो लंबाई कितना हमारे पास में है, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई कुछ होगा, तो लंबाई आपके पास में 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बेटा 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे 100 लिख देंगे आप, ठीक है। अब क्या होगा, जब 100 सेंटीमीटर आप लिख देंगे तो उसके बाद में आपके पास में क्या आंसर आएगा, इसी को आप सॉल्व कर लेंगे। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में मान आ जाएगा। कैसे मान आएगा आप लोगों को खुद पता है, हमको नहीं बताने की आवश्यकता है। कैसे, देखिए आप लोग ऐसा जब होगा कभी भी, तो आप लोग देखिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और 10.55 लिखा हुआ है ना, तो गुणे ये इसको क्या कह सकते हो आप लोग, इसको कह सकते हो 1000 लिखा है तो इसको 1000 मतलब न लिखिए, अभी लिख दीजिए 100 और गुणे क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे, और यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं हम, देखिए ये आप लोग को ट्रिक बहुत काम आ जाएगा। ये 100 दहाई में 1000 हो गया, और ये 3.14 हम कर दें, और नीचे मेरे पास क्या है 100 है,
100 है कि नहीं, नीचे 100 है। अब एक काम कर लेते हैं हम सिंपल सा, यहाँ पे ऊपर गुणा कर दे किससे, 100 से। 100 से ना करो, 10 से कर लो। किससे कर लो बेटा, 10 से। अभी बता रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं। अब बटे बटे कितना, बटे 10 नीचे भी कर लीजिए। अब देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो ये देखिए ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से। देखिए ये 2 शून्य है ना, तो ये 555 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 555। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 555, 5 5 5, 555 हो गया। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एक शून्य इसमें है और एक शून्य यहाँ पर है, तो 2 शून्य हो गया। तो 2 शून्य मतलब ये दशमलव के बाद में 314 डायरेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 314 हो जाएगा बटे। अब देखिए ये 100 दहिम 1000, अरे ये 100 है और ये 10 है, तो 100 दहिम 1000। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके हाथ में है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आपका आंसर मिलेगा, तो लगभग आपका आंसर कितना मिलेगा बेटा, आप लोग बताओ, सॉल्व करके बताओ। आप लोग एग्जाम में करेंगे 172 के करीब में आएगा, 172 समथिंग करके आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद में इसको काट देंगे आप लोग, है ना। इसको आप डायरेक्ट 1000 भी लिख सकते हैं ना, तो 1000 लिख देंगे ऐसे, सिंपल से समझिए। 1000 लिख देंगे, तो 1000 लिख देंगे, तो देखिए 1000 लिख देंगे, है ना। अब क्या होगा, गुणा करके भाग कर देंगे इसको, और ये आपके पास मान आ जाएगा बेटा कितना, 172.70 के करीब, 172.70 लगभग इतना आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बातें आई होगी। लेकिन अभी क्या आया है, प्रतिरोधकता आया है। 60 इसकी लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। अब मेरे पास में क्या कह रहा है, मेरे पास में कह रहा है कि अब अगर वो हमको पता हो गया हो, तो अब हमको देखिए हम चालकता निकालना चाह रहे थे, तो चालकता कैसे निकालेंगे। चालकता इज इक्वल टू होता है एक बटे, देखिए 1 बटे यहाँ पे ये रो हो जाता है, ये चालकता होता है, ठीक है। 1 बटे प्रतिरोधकता बराबर चालकता होता है। तो आप बताइए एक बात हमको, यहाँ पे 1 तो दिया है और ये प्रतिरोधकता का मान कितना हम अभी निकाले थे, 172.70 ये करके आया था, अगर याद हो तो इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप, तो आ जाएगा 0.00, उसके बाद में क्या आ जाएगा 579, ये आपके पास में आंसर आ जाएंगे, ठीक है। कितना, एक ही लाइन में है, कुछ नहीं है, आप समझने की कोशिश करिए। अब आपके पास मोलर चालकता कितना हो जाएगा, तो इसका 60 स्क्रीन लीजिए, फिर इसको हटाएं। तो अब लास्ट में मेरा क्या बचा हुआ है, मेरा लास्ट में बचा हुआ है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता जो हमारे पास होता है, ये इसको कप्पा एम भी बोल देते हैं, तो ये होता है K गुणे 1000 बटे कितना होता है बेटा, मोलारिटी यानी एम का मान। तो हमारे पास में अगर हमको पता है तो K का मान हम लोग निकाले हैं, कितना आया बेटा 0.00 और कितना आया 579, ये 7 है बेटा, ध्यान से। उसके बाद में फिर गुणे 1000 कर देंगे, तो गुणे 1000 कर देंगे आप, क्योंकि 1000 आपके फार्मूला में ऊपर दिख रहा है, और मोलारिटी इसका कितना है 0.05 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में अब तो कम से कम मान आ जाएंगे, कि अभी भी आपके मान नहीं आएंगे। मान तो अब आ जाने चाहिए। कितने मान आएंगे बेटा, मान निकाल करके आप हमको बताएंगे कि इसका मान कितना आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आई हो। अगर आई हो तो अच्छी बात है, बस इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपके पास हो जाएगा। तो बहुत छोटा सवाल है, बस इसके लिए आपको फार्मूला रटा होना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटा फार्मूला, आप देख भी रहे हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में अंतर आपको बताना है। तो देखिए आपके पास में लुकास रिएजेंट अगर आएगा तो ZnCl2 और प्लस HCl, यही लुकास रिएजेंट होता है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। अगर 1 डिग्री एल्कोहल रहता है तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता है, और यहाँ पर रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर हीटिंग ओनली। अगर मतलब कि इसमें अगर आप प्राथमिक एल्कोहल में लुकास रिएजेंट को डालेंगे तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, यानी कि देखिए एकदम जैसे पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे एक गंदला पानी लग रहा है, इसको कहते हैं टर्बिडिटी यानी धुंधला पानी। तो जब आप 1 डिग्री, मान लीजिए कि 1 डिग्री एल्कोहल है, तो इसमें जब आप लुकास रिएजेंट को डालेंगे तो ऐसे कैसे रह जाएगा, कब तक, जब तक इसको हीट न करिए, हीट करेंगे तभी ऐसे आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास में ये प्राथमिक एल्कोहल है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें
अगर इसमें किसमें इसमें यानी कि जो मेरे पास में ये टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल अगर रहता मेरे पास में 2 डिग्री अल्कोहल रहता, तो यहाँ पे लुकास रिएजेंट डालते यानी कि ZnCl2 प्लस HCl को डालते, तो यहाँ पे डालने के बाद में 2 से 3 मिनट वेट करते, मतलब रुकते हम लोग, उसके बाद में ऐसे धुंधला दिखने लगता है, तब हम मतलब 3 से 5 मिनट लगता है, तो हम समझ जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ बेटा कि यहाँ पर इसमें मान लीजिए 3 डिग्री अल्कोहल भरा हुआ है, लुकास रिएजेंट यही होता है ZnCl2 प्लस HCl। कोई पूछे कि लुकास रिएजेंट क्या है, कह देना ZnCl2 प्लस HCl। तो इसको जब डालेंगे तो तुरंत डालते ही यहाँ पे ऐसे टर्बिडिटी यानी धुंधला यानी गंदला दिखने लगेगा, तो हम कहेंगे 3 डिग्री हमारे पास में क्या है, एल्कोहल है। कोई समस्या? तो ये टेस्ट निगेटिव है और यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव यानी कि जो टेस्ट देगा, है ना। आगे बढ़िए, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मेरे पास में एक CH3COCl है और PDBaSO4H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, एकदम सरल है, एकदम इसका रिएक्शन नेम रिएक्शन है कि किसको ये रोजन को बोल दो, रोजन मूड अपचयन क्रिया है शायद, कि रोजन को बोल दो कि उसे कल ही पैदल या बस से आना होगा। इस तरीके से मैं बताया था, आप लोग को याद अगर हो तो, ये अपचायक का काम करता है। तो यहाँ से अगर हम रिएक्शन को कराएं तो यहाँ पर ए जो है हमारे क्या बनेगा, तो मेरे पास में एकदम सिंपल से पता है हमको कि यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मेरे पास में ClH आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये चीजें किसमें CHO में यानी कि एल्डिहाइड में बदल जाता है। और फिर यहाँ बी की जगह पे हम जिंक अमलगम लेंगे Zn और Hg यानी मरकरी, तो ये जब लेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाता है, यही चीज हमारा कन्वर्ट हो जाता है CH3 और यहाँ पर C, उसके बाद में H3 मतलब कि 3 बार, यानी कि ये हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो गया, C2H6 में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे पास में क्या रहता है, ए क्या है, तो ए मेरे पास में क्या हुआ बेटा, ये मेरे पास में ये एस्टल्डिहाइड हो गया और जो मेरे पास बी था वो जिंक अमलगम हो गया। ठीक है, बस इतना ही हमको बताना था। मेरा आंसर मिल चुका मुझे, 1 नंबर 2 नंबर का ये मिल जाएगा हमें, 2 नंबर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हमारा वीडियो देख लीजिएगा, हम कह रहे बार बार कि नेम रिएक्शन का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही मदद मिलेगा आप लोग को। वीडियो देखिए, आपका क्वेश्चन पूछा था फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। देखिए फ्रक्टोज में क्या होता है आप लोगों को पता है। फ्रक्टोज के लिए हम आपसे एक बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेरे पास में देखिए ये फ्रक्टोज है, ये डी फ्रक्टोज है। डी फ्रक्टोज में आपको यही लिखना होता है, नॉर्मली यही लिखना होता है, आप लोगों को ध्यान से अच्छे से समझ में आना चाहिए। और मेरे पास में एल फ्रक्टोज इधर होता है, यानी कि का उल्टा, यानी कि ये OH देखिए आपके पास में कहाँ राइट साइड में है और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड में है यहाँ पे। तो लेकिन हमको एल फ्रक्टोज से मतलब नहीं है, बस हम आप लोग को इसलिए बता रहे थे क्योंकि देखिए डी फ्रक्टोज वो आपको लिखना है। लेकिन कभी कभी नहीं परेशान हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कभी पूछता कि डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज में क्या अंतर, ये आपके इंटर में नहीं पूछा जाता है। बस फ्रक्टोज जब नॉर्मली पूछा जाता है तो हम डी फ्रक्टोज ही लिखते हैं। तो मेरे पास में ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया, ये फिशर फॉर्म में है। उसके बाद कह रहा है कि ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज आपके पास में यहाँ पे ग्लूकोज है, जब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेरे बच्चे जानते हैं। तो ये CHO COOH में बदल जाएगा, उसके बाद में इसको ग्लूकोनिक एसिड में हो जाएगा। एक आपका रिएक्शन ये हो चुका, दूसरा इसका रिएक्शन 3 रिएक्शन पूछा है। तो दूसरा मेरा यहाँ पर ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम टालेन रिएजेंट के साथ कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमको नहीं कहना आप लोग कि सर आपने बताया नहीं। देखिए यहाँ पर टालेन रिएजेंट आपको यहाँ लिख देना है, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको याद करने से नंबर मिल जाएगा, एक 2 शब्द याद करने से अगर आपको नंबर मिल जाए तो बहुत ही बात है। अब ये CHO क्या हो जाता है, COOH में बदल जाता है। उसके बाद में फिर क्या हो जाता है बेटा, IGTJ आता है और यहाँ पे सिल्वर, देखिए ये यहाँ पे PPT बनाता है, सिल्वर मिलर टेस्ट दे देता है। तो सिल्वर मिलर टेस्ट कौन देता है, टालेन रिएजेंट के उपस्थिति में जब ग्लूकोज का रिएक्शन होता है तब वहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब आगे बढ़िए और देखिए कि इसका दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए क्या होता है। तीसरा में आप देखिए कि आपके पास में यहाँ पर ये नहीं है, तो ये आपके पास नहीं रह गया। आप तो ये ग्लूकोज का तीसरा ये बता रहे हैं। तो ये देखिए तीसरा जो आपका है फैलिंग टेस्ट ग्लूकोज के लिए होता है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर 2+ में होता है और यह बेसिक मीडियम में होता है। हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं इसमें, यानी कि कॉपर यहाँ पे देखिए थर्ड नहीं है, कॉपर सेकंड मीडियम में होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास में क्या हो जाता है, एक कार्बोक्सिलेट बन जाता है और यहाँ पे Cu2O यानी कॉपर ऑक्साइड, यानी कि जिसको हम आमतौर पे क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड जो मेरे पास में यहाँ पर दिख रहा है वो क्यूप्रस ऑक्साइड रेड PPT बनाता है। तो फैलिंग टेस्ट के जब ग्लूकोज फैलिंग टेस्ट से गुजरता है तो रेड PPT किस चीज का बनता है, तो आप लोग को याद रखना चाहिए कि क्यूप्रस ऑक्साइड का बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में तीसरा रिएक्शन हो गया। तो 3 पूछा था हमसे, 3 रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़िए।
एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजनी बेस आपको पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो जब कभी भी नाइट्रोजनी बेस से शर्करा जुड़ा रहे, शर्करा बोले तो पेंटोज शर्करा आपके पास जुड़ा रहे, क्योंकि शर्करा के रूप में यहाँ पे क्या रखा हुआ है, पेंटोज शर्करा, तो कभी भी ये आपके पास रहे और ये रहे, यानी नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शर्करा, ये दोनों अगर रहे तो न्यूक्लियोसाइड होगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कब होता है बेटा, जब नाइट्रोजनी बेस रहे और शर्करा रहे, पेंटोस मतलब शर्करा एक प्रकार का है, और फास्फेट अणु, ये तीनों जब रहे तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ये रिएक्शन प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे आप बनाएंगे और रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, क्लोरोबेंजीन का आपको रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो आपको अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि जब जब कभी भी ये दिख जाए, जब कभी भी आप एक दिख जाए तो कसम से बता रहे हैं पाप होगा अगर आप लोग नहीं करोगे। ये कभी भी दिख जाए तो ये समझो कि क्या है, आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। और उसके बाद में देखिए, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, इसको आप लोग देख लीजिएगा, जरूर से जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग एग्जाम देख के आओगे, खोलोगे तो देखो ये मिलेगा, एक मिलना ही है, ये मिलना है, मिलना है, मिलना है, और कुछ होता नहीं। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको क्लोरोबेंजीन पहले आप ऐसे बना दिए, क्लोरोबेंजीन आपके पास बन गया, क्योंकि यहाँ पे Cl हो गया। उसके बाद में AlCl3 आपके पास है बेटा, फिर यहाँ पर CH3Cl होता है। फिर क्या होता है कि आप लास्ट में इसको क्या बना देते हैं, इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जब करते हैं तो ये Cl है, एक Cl यहाँ लग जाता है, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं लगता बेटा, आई एम सॉरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में जो CH3 है, यहाँ पे कहाँ CH3 है आपको दिखा दूँ, ये CH3 है, तो CH3 आपको यहाँ पे लग जाता है, और मतलब आर्थो पोजीशन पर। और एक बार आपके पास कहाँ लग जाता है बेटा, ये Cl है, ये Cl है, और ये कहाँ लग जाता है, ये पैरा पोजीशन पे लग जाता है। ठीक है, तो आपके पास में इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन बोला है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं बोला कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें आ रही होगी समझ में आप लोग को, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ वीडियो पॉज करके, इसको आप लोग इस पे जरूर ध्यान देते रहिए। एक बार देखने जैसे सवाल है, इसको भी देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और जरूर देखिएगा। इसको पूछा है आपसे कि मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, मान लीजिए आपने कोई विलायक लिया, पानी ले लिया 1000 ग्राम, मतलब कि 1 लीटर पानी ले लिया, और उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, मतलब कि अवाष्पशील विलेय मतलब कि जो वाष्प न बनाता हो। जैसे मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं, ये 1 लीटर पानी में, यानी 1000 ग्राम पानी में आप क्या डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो अवाष्पशील हो गया वो नमक, क्योंकि नमक को आप जब गर्म करेंगे तो वाष्प नहीं बनाते। तो अवाष्पशील विलेय के 1 मोल को घोलने पर, 1 मोल को घोलने पर, जब उसका 1 मोल घोलेंगे तो हिमांक में होने वाले अवनमन को ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसको KF से दिखाते हैं, इसका मतलब केल्विन किग्रा पर मोल होता है। ये याद कर लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये पूछता है, MCQ में पूछ सकता है। नेक्स्ट बढ़िए, और हाँ, ये आपके पास में सवाल है, सवाल आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग की विद्या में हर एक जगह ये सवाल दिया हुआ है, तो बहुत आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर आप बताइएगा, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा तरीके से होगा, आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ मेरा वो वीडियो जो मेरे पास में देखिए, मेरा चैनल लिखा है शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, शिवराम एजुकेशनल EDUCATIONAL एजुकेशनल कॉन्सेप्ट, वो पूरा जानते हैं। वो जो मेरा वीडियो है पूरा का पूरा SSC के लिए है, SSC GD के लिए, बैंकिंग के लिए, वनडे एग्जाम के लिए, उसमें बहुत कुछ ट्रिक का ही वीडियो उसमें पड़ा रहता है। तो उसमें से आप देख लीजिएगा, उसमें आप लोग को बड़ा आनंद आएगा, और आराम से देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन फंसने हैं। मैं कह दिया तो कह दिया, उसका लिंक मैं इसके सब्सक्रिप्शन में, यानी कि आपका इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ लिंक, और वहाँ क्लिक करके आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद PCM 2.0 में। हम आज इंटर के कुछ केमिस्ट्री के चुनिंदा क्वेश्चन, जो ऐसा है कि हो सकता है कि ये आए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर में मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर देखिए प्रश्न सीधा, बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए आप लोगों से प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, उप सह संयोजी यौगिक COEN ट्वाइस Cl2 और फिर ब्रैकेट बंद करके Cl लिखा हुआ है, और हमसे और आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि इनकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना होगा। तो देखिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमको अगर निकालना है तो सिंपल सा आप लोगों को प्लीज 2 चीजों को आप लोग समझिएगा। एक होता है, यहीं पर मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। देखिए, एक आपका यहाँ पर है, इस चीज को देखेंगे तो ये है आपका समन्वय संख्या,
इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा ये और क्या पूछता है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि ये आक्सीकरण संख्या बताइए। देखिए यहाँ पे तो हम समन्वय संख्या निकालेंगे, आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए। लेकिन यहीं पर इसी से मिलते जुलते एक और क्वेश्चन आता है कि इसका, यानी इस जो अपने पास ये दिया हुआ है, इसका क्या निकालना बेटा, इसका हम लोग को निकालना रहेगा आक्सीकरण संख्या। देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं आक्सीकरण, है ना, आक्सीकरण संख्या। तो दोनों हम लोग देखेंगे कि कैसे निकालेंगे, दोनों देख लेंगे एक ही साथ में, इस आक्सीकरण और हमारे पास में संख्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसको पहले हम निकाल लेते हैं समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए आप लोगों को कुछ बातें हमें बताना है, प्लीज आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, मैं अपने कंपाउंड को फिर से लिख ले रहा हूं। देखिए जरा, CO और फिर कोष्टक में En ट्वाइस Cl2, ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये बंद कर दिया और आपने Cl यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आप इसका समन्वय संख्या कितना होगा। कुछ नहीं, देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों को पता है, आप उतना तो टाइम नहीं है आप लोगों के लिए बताने के लिए कि कितना आप लोगों को कैसे बताया जाए, लेकिन हाँ जितना भी आप लोगों का मुझे हेल्प कर बनेगा मैं करूंगा जरूर। देखिए यहाँ पर ये जो सबसे पहले होता है, ये हमारे पास में, इसको कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। ठीक है, और इसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसी को बना लेंगे CO। ये CO हमारा कोबाल्ट है, याद रहे आपने ऐसा नहीं बनाना है, CO ये नहीं बनाना है तो कार्बोनिल हो जाएगा, ये हमें नहीं बनाना है। इसमें C बड़ा है O छोटा है, ये कोबाल्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे CO, ये इस प्रकार से CO हम लोग नहीं लिखेंगे, ये CO हमारे पास में कार्बोनिल हो जाएगा। और ये बड़ा वाला C और O जो यहाँ पर इतना समय दिख रहा है, ये क्या है, कोबाल्ट को बताएगा, जो कि एक धातु है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे सिंपल सा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। आप लोग प्लीज समझना इस चीज को। फिर हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर मेरे पास में ऐसे ये थोड़ी बांड बड़ा होता है, ये सिंगल बांड होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप लोग कहीं ना समझिए कि क्या लिख दे रहे हैं सर, ये सिंगल ही बांड होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये एकदम पूरा सीधा सीधा। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, Cl लगा दे रहा हूं, क्योंकि यहां आप देखो इस ब्रैकेट के, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर 2 Cl है, एक Cl यहां लगा दीजिए, एक Cl यहां लगा दीजिए। ठीक है, अब आपके पास में क्या बचे हुए हैं, आपके पास में En बचा हुआ है। तो आप लोग के एग्जाम में मैं बता रहा हूं, जैसे वैसे प्लीज करिएगा, आप लोगों का 1 नंबर नहीं कटेगा। En ये आपके पास हो गया, और यहां देखिए ये En यहां पर हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं एथिलीन डाई एमीन, En का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, मैं आपको बता रहा हूं, जरा गौर करिए। देखिए यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु है, इस केंद्रीय धातु को देखिए, तब यहां से भी इस CO को कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी इसको कुछ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी इसको, किसको, इसको, मैंने कहा इसको तो किसको, यानी कि इस सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है। तो देखिए कितने तरफ से मिला, 6 साइड से, यानी 6 तरफ से इसको मिल रहा है ना। और ये हमारे पास होता है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक, और अगर याद हो वर्नर का थ्योरी, तो ये द्वितीयक संयोजकता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस चीज को हम हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अभी आपके पास क्या है, ये आपके पास यहां से लेकर ये और ऐसे आप कर लेंगे। फिर आपके पास Cl यहाँ पर है, ये आपके पास Cl है कि नहीं, तो यहाँ पर आप Cl दिखा दीजिए। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि Cl आपका जुड़ा हुआ है
इस कंपाउंड से, मतलब कि इस यौगिक से ये Cl, ये वाला Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्राथमिक बांड से, यानी द्वितीयक बंध से नहीं है, प्राथमिक बंध से जुड़ा हुआ है। तो हम गिनते हैं किसको, जो द्वितीयक बांड होता है। तो द्वितीयक बांड, ये बड़ा कोष्टक के अंदर जितने भी बांड है वो सब द्वितीयक बांड है, प्लीज समझना इस चीज को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 6 हो गया। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और आप कहोगे कि सर इसको क्या बताए थे अभी, तो देखिए इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं आप लोग के लिए। ईएन, एक्चुअली में ईएन जो होता है ना, ईएन, ये क्या होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। एथिलीन डाई, एमीन, ये होता है। गॉट इट। आप आगे देखो, एथिलीन डाइमीन, अगर इसको आप तो 60 कट में लिखे हैं और लिखेंगे, आपको एकदम कह रहा हूं मैं ना कि आपको नंबर मिलेंगे, आप इसके लिए टेंशन मत रखिए। लेकिन ये होता कैसे एथिलीन डाइमीन, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास होता सी, यहाँ पर मेरे पास में एच, यहाँ बांड लगा देंगे, सी लगा देंगे, यहाँ एच लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास में, एथिलीन डाइमीन मुझे बनाना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बल्कि डायरेक्ट ऐसे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बताते हैं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे आपके पास में पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर सी और ये सी बना लेते हैं। एथिलीन है तो 2 कार्बन यहाँ होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मेरे पास में यहाँ देखिए, यहाँ एच रहता है, यहाँ भी मेरे पास एच रहता है। अब प्लीज समझो, यहाँ पर एच रहता है। देखो ये मेरा चैनल देख करके आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एग्जाम में कुछ होगा नहीं, प्लीज हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। एग्जाम जब होगा, पेपर आएगा और ये यूट्यूब चैनल पे पड़ा रहेगा वीडियो। यहाँ देखिए हमारे पास में ये कार्बन का देखेंगे, यहाँ कार्बन के पास में 4 बॉन्ड है, यहाँ कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पर भी है। अब क्या करते हैं, इसी चीज को हम हटा रहे हैं, इस चीज को क्या करते हैं पहले समझना, इसको बारी बारी करके हटा दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि मुझे डाई एमीन, यहाँ लिखा देखो एथिलीन तो हो गया, ये एथिलीन, इतना चीज क्या बन गया, एथिलीन बना कि नहीं बना, बन गया। एथिलीन ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डाई, तो डाई मतलब 2 बार, कौन सा चीज 2 बार, एमीन। एमीन को क्या कहते हैं बेटा, ऐसे ना NH2 कहते हैं, एमीन को NH2 कहते हैं। तो आओ यहाँ पे NH2 जोड़ो, जब NH2 जोड़ोगे तो देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कार्बन के कितने बांड हो गए, 5, 1 2 3 4 5। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस बांड को एक हटा देते हैं। कैसे हटाते हैं बताते हैं आपको, ये हट गया। अब देखिए इसके कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी अब देखिए यहां पर मेरे पास में एक एमीन इधर हो गया, एक एमीन मेरे पास कहाँ हो गया, देखिए इधर, यहाँ पे मेरे पास में NH2, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो इसी को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, एथिलीन डाई एमीन। कोई समस्या है यहाँ तक? अगर समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़ो और इसका हम तुम लोग को दिखाते हैं कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। हमने अभी देखा समन्वय संख्या, तुम लोग डिस्टर्ब क्यों होते हो? मैंने कहा समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या 6 आया है। 6 कैसे आया, बांड को गिन गिन करके 6 बांड गिने अभी तुम लोग के सामने, वीडियो को पॉज करके बैक करके देखो और फिर देखो कि अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। तो चलो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। जब यहाँ पे हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे इसका, तो क्या करेंगे, देखो इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से अच्छे से, इस चीज को हम मान लेंगे यक्स, क्योंकि इसी का हमको ऑक्सीकरण संख्या एक्चुअली निकालना होता है। यहाँ पर CO और EN के बीच में डॉट है, ऐसे मान लेना, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये ट्वाइस 2 बार है ये, तो 2 लिख दो। EN क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन, अभी जो इससे पहले स्ट्रक्चर बनाया है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है बेटा। यहाँ पर इंटू है तो प्लस लगाओ। उसके बाद देखो ये क्लोरीन कितनी बार है, 2 टाइम, देखो यहाँ पे 2 लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 2 टाइम हो गया। क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या। उसके बाद देखो यहाँ पे इंटू करो तो ये प्लस हो जाता है, जहां जहां इंटू रहेगा वहां प्लस हो जाएगा। और यहाँ एक क्लोरीन है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा बेटा, ये -1 है।
याद रहे ये -1 है ना। और पूरे पर, यहाँ पूरे पर 4 जब अगर देखोगे तो कोई प्लस या कोई माइनस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो बराबर 0 कर दो बस। अब देखो यहाँ पे x प्लस, देखो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, और ये प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 हो गया, प्लस माइनस से माइनस हो गया, और ये 1 हो गया, बराबर 0 हो गया। अब बताओ x है, ठीक है, ये x मेरे पास है, उसका -2 रुपए आप किसी के कर्ज हो, 1 रुपया और कर्ज हो गए। माइनस का मतलब ही होता है अगर किसी अंक के सामने माइनस लगा है तो इसका मतलब आप कर्ज हो उसका। तो 2 रुपया कर्ज हो, अभी उसका 2 रुपया दिए ही नहीं, उससे पहले एक और -1 रुपया किसी से ले लिए, तो टोटल आप 3 रुपये कर्ज हो गए हैं, है ना। 3 रुपये कर्ज हो गए हैं, बराबर कितना बेटा? 0, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0 है, तो अब 0 कर दीजिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो x का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि जो -3 है ये बराबर के इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या निकल गया? आक्सीकरण संख्या। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार इस चीज को हम नहीं कहेंगे, नेक्स्ट बढ़िए। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, कह रहा कि उपसहसंयोजी यौगिक। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि उपसहसंयोजी यौगिक है? बताना जरा, बता पाओगे? बताओ तो समझे हम भी। ये उपसहसंयोजी यौगिक है ना। तो उपसहसंयोजी यौगिक की खासियत ये होती है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे समझिए। ये ब्रैकेट में रहता है, वो भी कैसा ब्रैकेट होता है? ये ब्रैकेट जो होता है ना, वो बहुत मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट होता है। तो इससे हम जान लेते हैं कि, और उसमें खासियत एक और होता है कि सेंट्रल मेटल एटम भी होते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु आयन होते हैं। और केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं आपको मैंने बताया, देखो यहाँ पे CO है कि नहीं है, तो एक केंद्रीय धातु आयन है। तो आपकी बार मुझे समन्वय संख्या बताना है, तो फिर से वही करो। कैसे? अपनी फिगर क्या बनाया था, आप लोग देखो, अगर फिगर कैसे बनाया था मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, प्लीज समझना। यहाँ पे ये अपने पास CO है, ठीक है। अब मेरे पास में ये देखो NH3 कितनी टाइम है? 5 टाइम है ना। तो ऐसे पहले ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है, यूं यूं। अब देखो यहाँ पे NH3 हो गया, यहाँ पर भी NH3 हो गया, ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर NH3 हो गया, फिर आपके पास में यहाँ NH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास में एक यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में NH3 हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास में 5 तो हो गए क्या? NH3, और एक Cl बचे हुए हैं, लगा दो। और यहाँ पर देखो बेटा Cl2 बार ऐसे है। तो आप क्या देख रहे हो, समझो। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके पास में ये CO है, ये इधर NH3 से, और इधर ऊपर भी NH3 से, इधर NH3 से, इधर NH3 से, इधर NH3 से, और इधर NH3 से। हालांकि ये NH3 नहीं, ये Cl है ना। मैं फ्लो में इसको क्या बोल दिया? NH3। तो 5 तो NH3 है और एक Cl, यानी कि 6 तरफ से घिरा हुआ है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि कुछ भी एकदम वीडियो में बना दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोचोगे तो समझिए कि गफलत की जिंदगी आप लोग जी रहे हो। मैं वैसा ऐसा स्टेशन नहीं हूं कि कुछ भी ऐसे ही डाल दिया, समझो बात को। और दूसरी चीज, इतना कॉन्फिडेंस से बोलो तो कुछ तो होगा, तभी बोल रहे हो इतनी कॉन्फिडेंस से। प्लीज वीडियो को आप लोग देखिए और देख करके उसको फिर से पॉज करके अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप ये बताओ मुझे कि जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये चीज है ना, इसका मैंने समन्वय संख्या तो निकाल दिया। अब तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने निकाला, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। लेकिन इसका वो बताओ जरा, तो तुम लोग हमको बताओ कि आक्सीकरण संख्या कितना होगा, है ना। वीडियो को पॉज करो और बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका आक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। ध्यान से, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या अलग बात हो गई, है ना। लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं आपकी बार पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, ये तुम बताओ ऑक्सीकरण संख्या। वीडियो को पॉज करो। ओके, चलो अब मैं लगाता हूं। पहले थोड़ी सी मुझे इसको हटाने दो हल्का से। हमने तुम लोगों से क्या बोला? हमने तुम लोगों से ये बोला था कि पहले तो यहाँ देखो ध्यान से, हाँ ये देखो हमको ये अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है,
CO का नहीं पता तो x मान लो, यही तो बोला था। रुको 1 मिनट, देखो इसको x मान लो और यहाँ पर इंटू है, इसको प्लस मान लो। अब यहाँ पे NH3 5 टाइम है, कितने टाइम? 5 टाइम, तो पहले 5 लिखो। उसका देखो NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इंटू है प्लस लगा दो। और यहाँ पे Cl का कितना होता है बेटा? -1 होता है। उसके बाद इंटू लगाओ, क्योंकि यहाँ इंटू है तो सॉरी यहाँ प्लस लगाओ, इंटू कह रहे हैं, यहाँ प्लस लगाओ। और यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार, तो 2 लगा दो। और क्लोरीन पे -1 होता है। सोच, यहाँ पर टोटल चार्ज इस पर तो 0 दिख रहा है, ना ही मुझे कोई प्लस दिख रहा है, ना इस पे माइनस दिख रहा है। आप देखो, आप ही देख के बताओ, हो सकता है आपको दिख जाए, है ना? बताओ जरा, इस पर कोई चार्ज तुम्हें दिख रहा है? बोलो, इस पर कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मतलब ना ही प्लस दिख रहा है ना माइनस, तो अब 0 मान लो, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हम कैसे करते हैं? यक्स, इसका ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब रहा नहीं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो टोटल क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये माइनस है, ये माइनस है, और ये क्या है? प्लस है, तो प्लस माइनस से फिर से ये -2 हो जाएगा, बराबर 0। आओ देखते हैं, यहां से हमें क्या मिला? यक्स। और ये फिर से क्या हो गया? -1 रुपया किसी का कर्ज हो, 2 रुपया और किसी का कर्ज हो गया, तो 3 रुपया टोटल कर्ज होगा बेटा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यक्स बराबर +3, ये आपका आंसर आना चाहिए, है ना? प्लस कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया भाई, है ना? ये अपना प्लस है, ठीक है, ये प्लस है भाई, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या निकला है? कोऑर्डिनेशन निकला है या फिर ऑक्सीकरण निकला है? तो देखो ये ऑक्सीकरण संख्या है जो निकला है, और कोऑर्डिनेशन इसका कितना मिला था? 6, क्योंकि 6 तरफ से घेर रहा था। उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को आ गया हो।